Namaskar. Again, I am welcoming all of you in my today's session. We discussed earlier in my previous session, class 7, chapter is weathering and erosion. In my previous session, we discussed about chemical weathering, in which we discussed about dissolution, oxidation, hydration and carbonation. So today we are here to understand and as well as explanation from my side over the topic biological weathering. Biological weathering means what? You have to keep it in your mind that plants, animals and human activities disintegrate rocks. Such weathering is called biological weathering. मनुष्य की क्रियाएं, पौधे और जीव जंतुओं के द्वारा जो वेदरिंग प्रोसेस होता है, दैट्स कम्स अंडर बायोलॉजिकल वेदरिंग. एंड डेफिनेटली like for an example, some organisms and bacteria like lichens grow on the rock and they released acidic chemicals which is also responsible for the weathering of the surface of the rock. For an example, we can easily, like this example of organism like bacteria and all, we can easily understand these things by the help of viewing animals like rabbit, fox, earthworm. They are also responsible in the like making holes, and due to that they are also responsible for the participation of animals in the biological weathering. Now we are moving toward the plant segment. Actually, for understanding these things, what I did, that I am giving you one example. Like here is the group of rocks, and in which there is a small gap in between two layers of rocks, and by mistake or fortunately we can say that we found that some seeds of the trees comes on that section or on that area, and afterward getting rain and all, what will happen? The seeds will start transforming themselves into trees, plants. And अब चूंकि पौधे तो उस वक्त काफ़ी छोटी अवस्था में होंगे, तो इस छोटे से गैप में भी वह क्या करेंगे, उनके रूट्स नीचे की ओर बढ़ जाएंगे. बट वी नो दैट if plants will convert into trees, it means for the strength of the trees, definitely it's the fact that the size or the shape of the roots will change. For an example, you can easily see, like if you are having rose plant or अगर मान लीजिए गेंदा का फूल है, कोई छोटे छोटे पौधे अगर आपके घरों में, उसको ज़मीन से उखाड़ के देखिए, आप देखेंगे कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही बारीक मतलब होती है, बहुत ही बारीक होती है. सो फॉर दैट व्हाट इज हैपनिंग, उसमें होता क्या है, उसमें वस्तुतः होता क्या है कि भाई वो छोटा पौधा था, उसकी आवश्यकता उतनी थी. लेकिन अगर आप सड़क के निर्माण के दौरान या भवन निर्माण के दौरान किसी परिस्थिति में अगर आप देखते हैं कि कोई पीपल का पेड़ है या कोई आम का पेड़ है या कोई बड़ा पेड़ है जो किनारे में है जिसको आपको उखाड़ना पड़ा, देन यू विल व्हेनेवर अगर उस पेड़ को ज़मीन से उखाड़ा जाता है तो आप उसके रूट्स के साइज को देखेंगे तो काफ़ी बड़ा होता है. क्यों? क्योंकि अगर वृक्ष बड़ा है तो उसके भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूट्स को भी ज़मीन के अंदर जाना होगा, उसको भी पावरफुल होना होगा फॉर द प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड्स और फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स और वाटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि तभी वो पौधे भोजन बना के वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं. तो फिक्स्ड रॉक में क्या है कि स्वाभाविक है कि रॉक्स आर नॉट सपोज टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, डेफिनेटली फैक्ट, और रूट्स भी बढ़ रहा है. देन व्हाट विल हैपन दैट द रूट विल एक्सर्ट लॉट ऑफ प्रेशर इन दैट सेक्शन, मतलब वो इस सेक्शन में बहुत अतिरिक्त फोर्स पैदा करेगा जो इधर और इधर को ढकेलता है, मतलब एक दूसरे को ढकेलने की कोशिश करेगा और तभी तो उसके जड़ों में विकास होगा. एंड ड्यूरिंग द हैपनिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोसेस वो क्या होता है, वो पत्थर टूटता है, and that's why it comes under biological weathering. And now we are here to discuss about the human activities.
अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए तुम्हें कुछ विशिष्ट चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं। अब एक नॉर्मल सी बात है कि वी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर सेशंस दैट लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैसेस फाउंड अंडर वेयर वो कहाँ किस प्रकार के जगह में पाए जाते हैं, इन बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अगर नीचे या उसके बीच में एक लेयर में अगर यह है तो उसका निष्कासन कैसे होगा, हाउ वी कैन, हम लोग उसको कैसे निकालें, टेक देम आउट। तो अब उसके लिए क्या होता है, पत्थर में छेद किया जाता है मशीनों के द्वारा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। तो वह भी क्या है, दैट वन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग फॉर विच ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल। एम आई करेक्ट और नॉट? डेफिनेटली आई होप दैट यू विल फील कि हाँ भाई सर आप सही बोल रहे हैं, दिस वन इज द फैक्ट। एंड डेफिनेटली आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दीज थिंग्स, if somebody will ask it to you that what are the effects of weathering, then definitely the major effects whatever I am seeing or I am observing or the in books you are having to study. In books maintain distance. In books we are having the this one some example in this book also it is given that what is happening with us, क्या होता है हम लोगों के साथ। हम लोगों के साथ मूलतः आप सुनते होंगे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ या पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में लैंडस्लाइड होता है। तो वो क्या है, वो वेदरिंग का ही तो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, कि पत्थर रॉक्स जो है वो अपने मूल बेस को छोड़कर और गिर जाता है। क्यों? चूंकि उसके बीच की जो बॉन्डिंग है वो कमजोर होने लगती है। आप कभी कभी सुनते होंगे कि नदी का प्रवाह तेज हुआ और वो अपने किनारे की सभ्यताओं को अपने में समावेशित कर लेकर चला गया। दैट वन इज ऑल्सो कम्स अंडर वेदरिंग इन विच सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस। वो मिट्टी का ही कटाव हो, क्यों? चूंकि वहाँ मिट्टी कमजोर थी, मिट्टी अपने आप को बचा कर नहीं रख पाई, एंड ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ वाटर वो जो है नदी में ही प्रवाहित हो जाती है। सो डेफिनेटली फॉर लाइक हम लोगों को अगर इस तरह की एक्टिविटी से बचना है, इस तरह के साइड इफेक्ट से बचना है, देन यू हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्लांटेशन इन द वैकेंट लैंड, एंड बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोसेस वी आर कैपेबल टू प्रिजर्व आवर सेल्फ। या तो हम खुद को बचा सकते हैं, सभ्यता को बचा सकते हैं और सॉइल इरोजन को भी बचा सकते हैं। एंड नाउ इन माई अनदर सेशन वी विल डिस्कस अबाउट formation of soil, erosion, etc. and etc. Thank you. Have a great day.